आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट आइस्टर कैपिटल के फाउंडर और सीईओ अतुल जोशी साहब। अतुल सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आज आपको विशेष हमने निमंत्रण इसलिए दिया है, नहीं तो जनरली आपसे मुलाकात या तो पॉलिसी के दिन होती है, आरबीआई की पॉलिसी के दिन, या फिर बजट में होती है। लेकिन कुछ इकोनॉमी से जुड़े इतने बड़े मुद्दे हो रहे हैं कि हमने सोचा कि आपको निमंत्रित किया जाए। आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दो तरीके से समझना चाहता हूँ। एक तो पहले ये कि जो कुछ ट्रम्प के टैरिफ का हम पर कितना असर हो सकता है, दूसरा हम इससे कैसे लड़ सकते हैं, और इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए क्या कुछ किस तरह के रिफॉर्म्स करने चाहिए, इस पर आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो सर असर ही समझाए, 25%, 50%, किस परसेंट पे कितना असर, कितना डरना है, किस तरह का असर इकोनॉमी पर पड़ सकता है, आपका क्या असेसमेंट है? देखिए, उल्टी गिनती करते हैं। जी। तो सबसे पहले ये समझे जाए कि हमारा जो एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वो 2 काउंट पे खरा है। पहली चीज़ है क्वालिटी। हमारा जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है, चाहे किसी भी आइटम हो, उसमें हमारी क्वालिटी बहुत सही है। और दूसरे किसी भी देश के मुकाबले हमारी प्राइसिंग ठीक है। तभी तो यूएस इंपोर्ट करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो कोई आदमी जो फाइनल इंपोर्ट कर रहा है, वो तो क्वालिटी भी देखेगा, प्राइस भी देखेगा। तो हम ये दोनों पैरामीटर पे खरे हो चुके हैं। दुनिया से हमारी प्राइसिंग कम है और क्वालिटी हमारी सही है। अब क्वालिटी जो एक चीज़ है, उसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्वालिटी अप्रूव की जाती है। हमारे जो प्रोडक्ट है, उसके अंदर क्या इनपुट्स गए, उसकी क्वालिटी कैसी है। जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई टेक्सटाइल की आइटम है, तो उसमें ना सिर्फ कि कौन-सा मटेरियल कॉटन यूज़ किया, तो कौन-सा कॉटन यूज़ किया या पॉलिएस्टर यूज़ किया, वूल यूज़ किया, क्या यूज़ किया है, लेकिन उसकी डाइज़, कौन से कलर की डाई है, कौन सी क्वालिटी की डाई है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, वो सारा चीज़ एक अप्रूव करने की प्रोसेस रहती है। तो ये मैं इसके लिए एम्फसाइज़ कर रहा हूँ कि ये जो दोनों पैरामीटर है, ये टैरिफ के लिए बहुत बड़ा बैरियर बनेगी, ना कि हमारे लिए, अमेरिका के लिए। कैसे? अब हम जब देखते हैं कि इंडिया का, जो जनरली हम ये बात करते रहते हैं कि इंडिया का इतना एक्सपोर्ट का परसेंटेज अमेरिका जा रहा है, जैसे कि श्रिम्प्स है, तो हम कह रहे हैं कि हमारा 30% एक्सपोर्ट यूएस जा रहा है। लेकिन हमें दूसरी तरफ से, उल्टी तरफ से भी देखना है कि अमेरिका की डिपेंडेंस हम पर कितनी है। तो अमेरिका हम पर 40% डिपेंडेंट है, हमसे ज़्यादा। हम 30% है, वो 40% डिपेंडेंट है। दूसरी बात कि जैसे मैंने कहा क्वालिटी, तो हमारे जो श्रिम्प के फार्म्स हैं, उसकी क्वालिटी, उसकी सप्लाई, उसकी प्राइसिंग, ये सारा अप्रूव होता है। तो ऐसा नहीं है कि रातों-रात जैसे टैरिफ बढ़ गई कि भई आप वियतनाम के पास चले गए, चाइना के पास चले गए, वैसा नहीं होता है। तो उनको आके एक अलग से सप्लायर को ढूँढना पड़ेगा दुनिया में, उसे डेवलप करना पड़ेगा, उसके सारे प्रोडक्ट्स जितने भी इनपुट्स हैं सबको अप्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद में क्या वो देश, क्या वो एक्सपोर्टर, मान लीजिए वियतनाम है, चाइना है, साउथ अफ्रीका, कोई भी देश हो, क्या वो 25% से ज़्यादा हमसे चीप दे सकता है या नहीं दे सकता? अगर वो दे सकता है, तो ही तो वो शिफ्ट करेंगे। तो अगले 6 महीने से लेके 3 साल तक, डिपेंडिंग अपॉन कौन-सी कमोडिटी है, रिप्लेसमेंट का कोई सवाल नहीं है। जैसे कि मैं श्रिम्प्स की बात कर रहा था, तो श्रिम्प के फार्म्स डेवलप करने के लिए लगभग-लगभग 2 से 3 साल लग जाते हैं। तो यूएस इमीडिएटली ऐसा नहीं है कि आज से चलो टैरिफ लग गया तो हमने बंद कर दिया, वो नहीं होने वाला। तो इसकी इम्पैक्ट अल्टीमेटली यूएस कंज्यूमर के ऊपर पड़ेगी, यूएस इन्फ्लेशन के ऊपर पड़ेगी। आप दूसरा एग्जांपल देख लीजिए बेड लिनेन का। तो हमारा जो बेड लिनेन है, हमारी तरफ से लगभग 25 टू 30% एक्सपोर्ट होता है, लेकिन अमेरिका का 60% बेड लिनेन सिर्फ इंडिया से आता है। तो क्या वो रातों-रात हमको रिप्लेस कर पाएँगे? उसमें ब्रांडिंग भी होती है। जो बेड लिनेन होता है उसमें ब्रांडिंग भी होती है, उसमें टेक्सटाइल की क्वालिटी होती है, डाइज़ की क्वालिटी होती है। रातों-रात उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कि चाइना के पास चले जाएँगे, नहीं। बेड लिनेन की एक्सेस कैपेसिटी होनी चाहिए वहाँ पे, उसकी मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग, वो भी एक इनपुट होता है। तो क्या बेड लिनेन बनाने वाली कंपनी की मशीनरी अवेलेबल है? नहीं है। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आइटम टू आइटम अगर हम देखें, तो बाय एंड लार्ज ये उभर के आ रहा है कि अगले 6 महीने में कोई ज़्यादा इम्पैक्ट हम पर पड़ने वाला नहीं है। हाँ, इम्पैक्ट ये होगा जो ट्रेड स्ट्रैटेजीज़ होती है, नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी, कि भई मैंने आपका माल
अगले 1 महीने तक इंपोर्ट नहीं करना, मैंने शिपमेंट रुका के दिया है, निगोशिएट करने के लिए। बंद नहीं हो सकता। 6, 8 महीने, 12 महीने डिपेंडिंग अपॉन कौन-सी कमोडिटी है, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आना। और जैसे मैंने दूसरी चीज़ कही थी, एक तो क्वालिटी, दूसरी प्राइस। ऑलरेडी हम 25% तो एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं, तो बच गया बाकी का 25%। तो वो 25% भी हम प्रॉफ़िट पे कर रहे हैं। हमारे एक्सपोर्टर 25% ड्यूटी पे करके, प्रॉफ़िट करके फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो 25% का कुछ ना कुछ परसेंटेज तो एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे। बाकी का जो बचा वही इश्यू है। तो उसमें क्या हो सके, जैसे कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जीएसटी के ऊपर कुछ-कुछ अनाउंसमेंट्स करने की बात कही है, तो कहीं न कहीं वो एडजस्ट हो जाएगा। ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे नहीं दिख रहा इंडिया के लिए। हमको अगर चिंता करनी है तो गरीब अमेरिकन्स की करनी है, और पूरा देश बाय एंड लार्ज बहुत तकलीफ में आने वाला है, ना कि इंडिया। ऐसा मेरा बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई कि किस तरह से हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ जो है, ये तो चलिए उनकी तरफ से जो होना है ट्रेड वॉर या ट्रेड का जो मामला है वो अपनी जगह है। लेकिन इकोनॉमी के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए? क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि रिफॉर्म्स मुसीबतों में ही होते हैं। जब सर पे आके पड़ गया कि अब कैसे बचें इससे, तो अब इसके लिए जो ज़रूरी है वो कर लें। किस तरह के छोटे बड़े रिफॉर्म्स इस वक्त आपको लगता है जो किए जाने चाहिए, जिससे कि ये सब झटके जो लग सकते हैं टैरिफ की वजह से, उससे हम बचकर और मजबूत होकर निकले? देखिए, हम तो करेंगे। एक मैं साइड की बात कहना चाहूँगा जी। कि ट्रम्प साहब इतना इंटरेस्ट रेट घटाने के ऊपर क्यों दौड़ रहे हैं? क्यों हुँ, पेल रहे हैं फेड को? हुँ, क्योंकि उनको पता है सारा इन्फ्लेशन अमेरिकन कंज्यूमर्स के ऊपर जाएगा, उनको क्रेडिट कार्ड स्पेंड बढ़ जाएगा, और उसके चलते जो तकलीफ होने वाली है यूएस गवर्नमेंट को, यूएस कंज्यूमर को, उसको थोड़ा-सा हल्का करने के लिए वो इंटरेस्ट रेट घटाने की बात कर रही है। बाकी वहाँ पे इन्फ्लेशन ऊपर जाना है। वो होगी साइड। हमारी तरफ से जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी की ऑलरेडी अनाउंसमेंट की है, मेरे ख्याल से वो एक बहुत ही अच्छा कदम है। दूसरी बात, आरबीआई ऑलरेडी प्रोएक्टिवली इंटरेस्ट रेट कम कर रही है, जिसका फायदा भी हमारे बहुत सारे एक्सपोर्टर्स को मिलेगा। तीसरी चीज कि हमारे जितने भी एफटीएस है या बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट से बीटीएस है, उसके ऊपर हमें थोड़ा काम तेजी से करना पड़ेगा। खास करके हम जो 3 ब्लॉक्स में देख रहा हूं कि जहां पे बहुत कुछ काम हो सकता है, एक है ईयू, दूसरा है पूरा अफ्रीका, और तीसरा है लैटिन अमेरिका। इसमें भी जो अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का जो पीस है, वहां पे हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ही कम है। इसका मेन कारण है जो बैंकिंग सिस्टम है हमारे बीच में और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका बीच में, बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल एब्सेंट है। अगर अफ्रीका की कोई कंपनी हमारे से इंपोर्ट करती है, हम अफ्रीका को एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहां की बैंक एलसी इशू करती है। इंडिया में कोई बैंक वो एलसी स्वीकार करने के लिए रेडी नहीं है। उनके पास उसकी लिमिट ही नहीं है, क्योंकि रिस्क समझ में नहीं आता। मान लीजिए नाइजीरिया हम ले लेते हैं, तो ना तो हमारी बैंक्स को नाइजीरिया का सॉवरेन रिस्क समझ में आता है, ना ही नाइजीरिया की किसी बैंक का रिस्क समझ में आता है। तो हम वो एलसी डिस्काउंट नहीं करते। इसकी वजह से ट्रेड नहीं बढ़ रहा। तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिसकी वजह से हमारी बैंक्स वो काउंटर कंट्रीज जो है, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, वहां की बैंक की एलसीज हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए डिस्काउंट करना चालू कर दे, तो पूरी जो ट्रेड है वो जंप कर देगी, मतलब मल्टीपल फोल्ड जंप हो जाएगा। अभी तो बायलेटरल हो रहा है, मतलब अंडरस्टैंडिंग से हो रहा है, या तो हम कैश में ले रहे हैं या कैश में दे रहे हैं, तो वो ट्रेड नहीं है। वो तो इंडिविजुअल रिस्क एपेटाइट पे हो रहा है, कंट्री लेवल पे नहीं हो रहा। तो वो भी एक यंत्रणा आरबीआई को करनी पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी। चौथी बात, मेरे ख्याल से जो हमने पास्ट में किया था, आईटी का 12 लैक्स का जो स्लैब आया था, उसकी वजह से इंटरनल डोमेस्टिक कंजम्पशन तो बढ़ना ही है, लेकिन मेरे ख्याल से जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी एक एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। जैसे कि काफी सारी इनएफिशिएंसीज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में देखी जाती है, अगर वो कम हो जाए, खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे रेगुलेटरी कॉस्ट जो है, कंप्लायंस कॉस्ट है, वो 2-3% के ऊपर आज की तारीख में चली गई है। वहां पर अगर कुछ राहत मिल जाए, तो मेरे ख्याल से वो भी एक अच्छा कदम रहेगा। हुँ। तो फाइनेंस है, स्ट्रेटेजिक नेगोशिएशंस है, बैंकिंग सेक्टर ब्रिज बनाना है, दो दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और इंडिया के बीच में। और चौथी बात, कॉर्पोरेट्स को खुद को भी थोड़ा इन्वर्ट की तरफ देख के कॉस्ट एफिशिएंसीज लानी है।
तो ये कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आप अभी अगर लागू करें रिफॉर्म्स के तौर पर तो काफ़ी कुछ उसका फ़ायदा मिल सकता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से बताया कि इकोनॉमी की मजबूती के लिए क्या कुछ इस वक्त करने की ज़रूरत है।